बेटा आज हम अपनी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो हमारे पास पहला चैप्टर है वो है होम्योस्टैसिस के बारे में। तो होम्योस्टैसिस को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास होम्योस्टैसिस का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास होम्योस्टैसिस के अंदर दो वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आपके पास होम्यो का है और दूसरा वर्ड है स्टैसिस का। होम्यो का जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है सेम, और जो स्टैसिस का वर्ड है इसका मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि वो फिनोमिना जिसके अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेम रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस का। अब ये इक्विलिब्रियम को हमने कहाँ पर मेंटेन करना है या कहाँ पर सेम रखना है, ये जो है ना हम अपनी बॉडी यानी कि जानदार के जिस्म के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको अगर हमने मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम को बरकरार रखना है, तो हमारे पास जो फिनोमिना काम कर रहा होगा उसे हम नाम देंगे होम्योस्टैसिस का। तो इसी वजह से हम कहते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जो फिनोमिना हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसे हम नाम देंगे होम्योस्टैसिस का। तो हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमारे पास देखने को मिलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जानदार इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करनी है। हिफाजत या प्रोटेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, कहाँ से करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें खतरा है, वो हमारे पास कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखें, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक इंसान या जानदार का की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। हमने जानदार या ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन या अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना है। अब देखें, बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। लाइक अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कभी कभार ये होता है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार ये होता है कि टेम्परेचर का लेवल जो होता है ना वो लो हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में हमने अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना होता है। अब बाहर जो टेम्परेचर है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसी वजह से हम अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और बाहर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, उन से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी जानदार के जिस्म के अंदर ये फिनोमिना पाया जाता है जो कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, और जो बाहर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, उनसे, उनके नुकसान से एक जानदार के जिस्म को बचाता है, उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस का। डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए, हमारे पास वो कहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। अब देखिए, कोई भी फिनोमिना, कोई भी अमल, कोई भी काम इस कुर्रा अर्ज़ पर जो हो रहा है उसके लिए उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। अब हमारे पास होम्योस्टैसिस की बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, वो इंपॉर्टेंस के अंदर दो पॉइंट्स कहता है। एक वो कहता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंसिंग सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, बैलेंस वे से चलाने के लिए जो सिस्टम है वो कौन सा है, होम्योस्टैसिस है। तो इसी वजह से वो कहता है कि बैलेंसिंग सिस्टम के तौर पर एक्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो कौन है, होम्योस्टैसिस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस किस तरह करता है, जैसे हमने एग्जांपल टेम्परेचर की बात की है, इसी तरह हम अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है कि काफ़ी एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कभी कभार ये होता है कि वाटर की जो क्वांटिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वो लो हो जाती है। तो इस वजह से एक ऑर्गेनिज्म का जो जिस्म है या उसकी बॉडी है, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वाटर भी पाया जाता है, तो वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए भी जो हमारे पास प्रोसेस पाया जाता है वो कौन सा है, होम्योस्टैसिस का है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा है उसको बैलेंस करना है या मेंटेन करना है, तो उसके लिए जो फिनोमिना होगा वो कौन सा होगा, होम्योस्टैसिस का होगा। ये एक पॉइंट। और दूसरा है हमारे पास, वो कहते हैं कि ये एवोल्यूशन के अंदर क्या करता है, किरदार अदा करता है। इसका जो फंक्शन है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर भी होता है। कैसे?
अब देखें, एक ऑर्गेनिज्म है वो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। कहाँ पर? कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। तो उसको कोल्ड एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए उसके अंदर जो एडेप्टेशंस होंगी, जो उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, वो डिफरेंट होंगी। और जो आपके पास हॉट एनवायरनमेंट, गर्म इलाके के अंदर रहते हैं, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसको हॉट एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए और तरह की एडेप्टेशन अपनानी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाला जानदार क्या होता है कि वो हॉट एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर जाता है। तो क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या कर रहा था, अपनी बॉडी का जो उसका हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस था वो तेज़ था। वो उसने हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस उसने तेज़ करना था और हीट के लॉस को भी बचाना था। लेकिन जब वो मूव कर जाता है हॉट एनवायरनमेंट के अंदर, तो इधर क्या है, उलट प्रोसेस है। इधर उसको अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था उसको कम करना होगा और बाहर से जो हीट उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होनी है उसको भी क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। तो क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट से सीधा डायरेक्ट दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है, तो चेंजेस की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जो कि बैलेंसिंग सिस्टम के तौर पर तो काम करता है, लेकिन साथ साथ आपके पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर भी रोल अदा कर रहा होता है। यहाँ तक समझ आई? आगे जैसे हमने बात की है, वाटर की बात की, हमने टेम्परेचर की बात की, तो इन्हीं कंपोनेंट्स की बुनियाद पर, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ना, सराउंडिंग जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, तो वहाँ पर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं एनवायरनमेंट के, उनको अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 3 बनते हैं। नंबर वन हमारे पास आ गया टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि एक जानदार के जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सेकंड वन हमने कहा कि वाटर एक चीज़ है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है और वो उसकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है, तो उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। इसी तरह कुछ नकारा चीज़ें भी होती हैं जो कि जानदार के जिस्म के अंदर बन रही होती हैं, तो उनका लेवल भी मेंटेन करना, उनको जिस्म से बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। तो उनको बेस बनाकर हम कहते हैं कि हमारे पास होम्योस्टेसिस की हम 3 कैटेगरीज बना लेते हैं। एक हमारे पास आती है थर्मोरेगुलेशन, और दूसरा हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन, और लास्ट वन हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो अगर हम थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर 2 वर्ड्स नजर आ रहे हैं। एक आपके पास है थर्म और सेकंड वन है रेगुलेशन। अब देखें, थर्म मीन होता है हीट यानी कि टेम्परेचर, और जो आपके पास है रेगुलेशन, और रेगुलेशन मीन होता है कि हमने मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बरकरार रखना है, कंट्रोल करना है। तो अगर हम हमारी बॉडी के अंदर ऐसा फिनोमिना जो कि टेम्परेचर यानी कि हीट को मेंटेन करे या कंट्रोल करे, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे थर्मोरेगुलेशन का। तो हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी कि एक जानदार के जिस्म के अंदर वो अमल जो कि क्या करता है, उसके जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको एक काबिल बर्दाश्त रेंज के अंदर बरकरार रखता है, कंट्रोल करता है। उस फिनोमिने को हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन, यानी कि ऐसा फिनोमिना जो कि क्या करता है, एक जानदार के जिस्म के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल या रेगुलेट करता है, उसे थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। कैसे? अगर हम इंसान की, ह्यूमंस की बात करें तो उसके अंदर बॉडी जो टेम्परेचर है वो एक रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है, लाइक 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर का मेंटेन करना किसी जानदार की बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है? इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अब देखें, हमारी बॉडी या किसी भी जानदार की जिस्म की जो बॉडी है उसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उन एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ फैक्ट्रीज़, कुछ
स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं जिनको हम नाम देते हैं इंजाइम्स का। तो इंजाइम्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा तो वो जो इंजाइम है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। जब इंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं तो जिसकी वजह से एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म या एक किसी भी जानदार की जो बॉडी है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना वो इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक रेंज के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अंदर भी आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक ऑस्मो है एंड सेकंड वन रेगुलेशन है। रेगुलेशन तो हम कह रहे हैं कि मेंटेनिंग के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं या कंट्रोल के लिए, और ऑस्मो का जो वर्ड है ना ये बेसिकली आपके पास वाटर या सॉल्यूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें यहां पर हमने क्या करना है, वहां पर आपको वर्ड ही बता रहा था, डेफिनेशन ही उसका जो हेडिंग थी वही बता रही थी कि आपके पास थर्मो रेगुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं। लेकिन जो आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन है यहां पर भी आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हेडिंग ही बताएगी कि इसके अंदर हमने क्या करना है। अब देखिए ऑस्मो के अंदर हमने क्या कहा कि ऑस्मो से हम वाटर या सॉल्यूट्स ले रहे हैं। तो अगर हमने अपनी बॉडी के अंदर ऐसे फिनोमिना को देखते हैं जो कि वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करता है, उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, ऑस्मो रेगुलेशन नाम देंगे। अब देखें हमारे पास वो कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर या सॉल्यूट्स, वाटर को या सॉल्यूट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर, जो मैकेनिज्म पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए जैसे हमने बात की है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों जरूरी था, इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वाटर या सॉल्यूट को मेंटेन करना अपनी बॉडी के अंदर क्यों जरूरी होता है। तो इसका जवाब यह है कि हमारे पास जो वाटर का जो लेवल है ना उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे इंजाइम की बात की कि इंजाइम को प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क करने के लिए और तमाम ऑर्गन्स को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए टेम्परेचर का मेंटेन करना, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम की जरूरत होती है। तो एक्वस मीडियम के लिए क्या जरूरत होता है, वाटर। तो इसी वजह से वाटर को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरह सॉल्यूट्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन्स आ जाती हैं, फास्फेट्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं सारे, तो इनको मेंटेन करना भी हमारे लिए जरूरत है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी का मोर देन 50% होता है, तो प्रोटीन का लेवल भी मेंटेन करना जरूरी होता है। इसी तरह प्रोटीन का एक और रोल पढ़ें तो हमारी बोन्स के अंदर जो प्रोटीन होती है उसके लिए भी प्रोटीन जरूरत होती है। तो इसी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर नमकियात, सॉल्यूट्स वगैरह या वाटर का लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब लास्ट वन अगर हम कहें कि वो कौन सा है, एक्सक्रीशन है। होम्योस्टेसिस के अंदर लास्ट वन हम किस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वेस्ट को, जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं। तो उनके लिए जो प्रोसीजर पाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके नतीजे में कुछ वेस्ट बन रहे हैं, नकारा चीजें बन रही हैं। ये बात तो है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में हमें फायदा हो रहा है, कुछ एनर्जी और कुछ कंपाउंड हम बना पा रहे हैं और रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहे हैं और एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन उनके नतीजे में एनर्जी के साथ साथ, कंपाउंड्स बनाने के साथ साथ हमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिल रहा होता है। तो उस वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं, उल्टा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको हमने अपनी बॉडी से निकालना जरूरी होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको अपनी बॉडी से निकालते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए हमारे जिस्म के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाला जाए उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इसके लिए हम कहते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेनली कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है और कौन सा, यूरिक एसिड। तो इन चीज़ों को अगर हम अपनी बॉडी के अंदर रोके रखेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। लाइक अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो आपको याद होगा कि एक डिजीज हमने पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था गाउट का। तो अगर ये यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर गाउट की डिजीज, लाइक जिसे हम उर्दू में गंठिया कहते हैं, इसी तरह यूरिक एसिड डिजीज भी कहा जाता है। तो इसी वजह से इन नकारा चीज़ों को निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का हो रहा होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो आज हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन जिन चीज़ों के अंदर हो रही होती हैं, लाइक वाटर और सॉल्यूट्स वगैरह या टेम्परेचर या इसी तरह नकारा चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर बन रही होती हैं, उनको मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस था उसको हमने आज के टॉपिक के अंदर देखा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो लेक्चर था आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और इंशाल्लाह आइंदा के जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें।